कल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने कल इतना पढ़ लिया था। अगर बात इलेक्ट्रॉन की हो तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की कक्षा में नाभिक के चक्कर लगा रहा होता है। ये मैंने कल पढ़ाया था बेटा, है ना, कि जो हमारा अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में भी नहीं होता है। नाभिक में तो क्या क्या होता है, नाभिक में तो बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। यही पढ़ाया था कल। मैंने यही बताया था कि इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो आपने बताया था इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 होते हैं। अच्छा, इस प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो इस प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो इसका होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19। कल इतनी बात कर ली थी, मैंने कहा न्यूट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है न्यूट्रल, इस पे हमारा चार्ज 0 होता है। अच्छा, इतना पढ़ाने के बाद कल कुछ चीज़ें मैंने और बताई थी। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो किसका चार्ज ज़्यादा होता है, तो आपने कहा दोनों का चार्ज सेम होता है। इसके सिर्फ माइनस और प्लस यहाँ पर इसके नेचर को दर्शा रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसका द्रव्यमान अधिक है तो द्रव्यमान में कंपैरिजन होता है। मैंने कहा था मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर टू मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर टू मास ऑफ, मतलब हमारे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, क्या आप हमें बता सकते हो, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया होगा, 1-2 क्लास पहले आपको बताया होगा मैंने, वोल्टेज में नियतांक का मात्रक क्या बताया था? वोल्टेज में नियतांक लिखाया होगा केवी, केवी का मात्रक कुछ लिखाया होगा और इसकी विमा पूछी गई थी। वोल्टेज में नियतांक की विमा आपको निकालने के लिए इसका मात्रक पता होना चाहिए और ये था शायद जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति क्या था? जूल प्रति केल्विन। और अब इसकी विमा आराम से निकाली जा सकती है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि वोल्टेज में नियतांक की विमा नहीं बता पाओगे, अगर मात्रक पता होता है तुरंत निकल आएगी। ऐसे ही एक और मैंने नियतांक की विमा बताई होगी जो हमारा था यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक मैंने बाई बताया था, ये था हमारा प्रतिबल बटे विकृति और इसकी भी विमा भाई साहब कई बार पूछी गई है। तो इसकी विमा निकालना ही मैंने कहा अगर आपको यूनिट पता होगी, यूनिट कन्वर्जन से मैंने कहा इसकी विमा होती नहीं, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो फोर्स अपॉन एरिया से हमारा इसकी भी विमा निकाल लोगे बड़े आराम से। हमने कहा फोर्स की और हमने कहा जो वर्क होता है कार्य की विमा आपको रटवा रखी है। और एक नियतांक और होगा बेटा जो आपको मैंने बताया होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को शायद सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था वो हमारा कैपिटल जी था और इसका भी हमारा मात्रक से निकल रहा था। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एक और नियतांक का जिसका यूनिट पूछी थी मैंने, वो हम यूनिट पूछी होगी आपको, सार्वत्रिक गैस नियतांक की विमा क्या बताई थी? सार्वत्रिक गैस नियतांक ये आर बताया था, मैंने कहा था जूल प्रति मोल केल्विन। इसकी भी विमा निकालोगे बड़े आराम से, किसी की भी पूछ ले अब है किसकी, हाँ इसका सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर स्क्वायर होता न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा बेटा इस वाले की बात करें, हमारा सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसकी विमा निकाल सकते हो। बोले हमें इस जूल की विमा पता है क्या? ml² T⁻⁻2 और मोल की विमा होती है मोल। और अगर हम बात करें इस k की विमा होती है थीटा मान लो या k मान लो, जैसा भी आता है। इसका बराबर हो जाएगा ml² T⁻⁻2 मोल की घात -1 और थीटा की घात -1। ये इसकी विमा हो जाएगी किसकी? सार्वत्रिक गैस नियतांक की। इसकी भी न्यूटन है बल्कि mLT इनवर्स 2 और इसका L²/m² जो भी निकलेगी निकाल लोगे। फिलहाल आपको हम बताना ये चाह रहे, एक और होगा, हमने आपको लिखाया हुआ एक नियतांक छूट रहा है कोई सा, जो हमने शायद आपको h बराबर कोई लिखाया था। हाँ प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मात्रक पता होना चाहिए h बराबर। प्लांक नियतांक जो बेटा h था इसका था जूल सेकेंड से, इसका क्या था? जूल सेकंड था और इसकी विमा बड़े आराम से निकाली जा सकती है अगर आपको यूनिट पता है तो। अच्छा अब आप हेडिंग डाल दीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। कल मैंने एक चीज़ और पढ़ाई होगी कि जो हमारा जो नाभिक होता है, इस नाभिक का साइज किसमें मापते हैं? फर्मी मीटर। तो मैं बताओ एक फर्मी मीटर बराबर क्या लिखा जाता है?
10⁻⁻15 मीटर, यही बताया था। और जो हमारा पूरा एटम होता है, एटम को साइज को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। मैंने कहा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई थी। इसके बाद आप हेडिंग डालिए फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कल आपको नोट में एक चीज़ मैंने लिखाई होगी, याद हो, मैंने कहा अगर कोई भी बॉडी किसी बल के द्वारा बंधी हुई है ना, तो उस बॉडी की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है तो पृथ्वी की कुल ऊर्जा ऋणात्मक रहेगी। जब तक ऋणात्मक रहेगी तब तक उसकी कक्षा में गति करती रहेगी। और वैसा ही कुछ हाल मैंने ये बताया था, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने कहा बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में गति कर रहा है। और इसमें हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कहना बाहरी कक्षा की बात कर रहे हो सर जी, इसका मतलब इसके बीच वाली कक्षाएं और बनेगी मेरे भाई। वो बीच वाली में बना नहीं रहे, हर बार ऐसे ही दिखा दे रहे। मैंने कहा अंदर वाली कक्षाओं में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे हो। मैंने कहा जो अब हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें इसलिए हम बाहर वाली कक्षा की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जो बाहर की कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कक्षा का। ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अभी फ्री तो नहीं है, ये तो इसके चारों ओर जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा नाभिक है, इसके चारों ओर गति कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल। ये वाला बाहर कैसे निकलेगा? मैंने कहा इसकी टोटल एनर्जी जब इसकी पॉजिटिव हो जाएगी तो मैंने कहा कुछ इसको ऊर्जा दे दो। मैंने कहा इसके कुछ बाहर से ऊर्जा दे दोगे तो मैंने कहा मान लिया कुछ हीट दे दी तो इसमें ऊर्जा पहुंच जाएगी। मैंने कहा ऊर्जा देने पर ये अपनी कक्षा छोड़ जाएगा जैसी इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और अपनी कक्षा छोड़ेगा उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कह दिया जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दिया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होगा कि इसके बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जी बाहर से दे दें तो ये अपनी कक्षा छोड़ के निकल जाए। अगर जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ता है, इस बात का ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन जो अपने नाभिक के चारों ओर घूम रहा था अपनी कक्षा छोड़ेगा, उसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ रहा होता है, मैंने कहा बाहर से एनर्जी दी तो ये पॉजिटिव एनर्जी होगी और ये अपनी कक्षा छोड़ गया, और जो कक्षा छोड़ गया वही इलेक्ट्रॉन हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया। तो आप ये कहेंगे कि जैसे हम किसी वस्तु को लें और इस वस्तु में मैंने कहा ऐसे करके हमारे एटम होंगे, मैंने कहा ऐसे करके मान लिया एटम है, ये वाले एटम है, और इस एटम के मैंने कहा नाभिक भी होंगे, बिल्कुल होंगे नाभिक। हर एक एटम से तो मिलके हमारा अणु बनता है, परमाणु से मिलके ही तो अणु बनता है। मैंने कहा मान लिया इसकी बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाला है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इसकी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ये, इसकी कक्षा का बाहरी कक्षा के, इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा इसके बाहर से मैंने ऊर्जा दी, बाहर से एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ चुका है, अपनी कक्षा छोड़ गया, अभी मुक्त हो गया, फ्री हो गया है। अब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, गोल गोल गति करेगा, टकराएगा इनमें सब में, ऐसे ऐसे घूमेगा। अब ये ऐसे एक एटम से निकला, मैंने कहा सभी एटम से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहरी कक्षा से, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उन्हीं का तो फ्लो हमारा करंट कहलाता है, धारा कहलाता है। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखिए आप। परिभाषा क्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की? वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, जो परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आप ये वाला बना लेना, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब आपको अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हम आपको इस वाले में, एटम वाले में इतना ही पढ़ाना चाह रहे थे कि अब आप इलेक्ट्रॉन समझ गए। इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि एक किसी एटम के चारों ओर बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है, जो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम ऊर्जा लगती। मैंने आपको पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, मैंने कहा जो बाहरी कक्षा वाला होता है उसको एनर्जी तो कम ऊर्जा लगेगी, और कम ऊर्जा देके उसको बाहर निकाल लो तो बाहरी कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन निकल आए वही फ्री इलेक्ट्रॉन निकालिए तो धारा शुरू हो जाएगी। अब आप हेडिंग डाल दिए सुचालक, कंडक्टर किसे कहते हैं।
सुचालक, कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं मेरे भाई? तो कंडक्टर वाली परिभाषा अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, जिसमें धारा बह जाए, जिसमें करंट फ्लो हो जाए, वही हमारा कंडक्टर है। ये वाली परिभाषा कतई बेसिक वाली परिभाषा होगी। मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में परिभाषा बताइए क्या होगी हमारी। फ्री इलेक्ट्रॉन के अगर शब्दों में अगर हम देखें तो भाषा क्या होगी कंडक्टर की? तो इसमें लिखना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन में होती है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन में होती है। भाई साहब करंट उसी में तो फ्लो होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन के टर्म में परिभाषा है, वो तो पुरानी परिभाषा होगी कि इसमें धारा का प्रवाह हो जाए, भाई हमारे सुचालक हैं, कुचालक हैं, पुरानी परिभाषा होगी। अब परिभाषा ये वाली लिखिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या विलियन में हो, अरबों खरबों में हो, कहते हैं हिंदी में, विलियन में हो, विलियन में हो। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं ना, ये सब हमारी कैसी हैं? कंडक्टर हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिलियन में होते हैं, अरबों खरबों में होते हैं। और एक एग्जाम्पल है नॉर्मल वाटर, जो आपका नॉर्मल वाटर होता है ना, इसमें भी करंट फ्लो हो जाता है। जो आपका पानी होता है, सादा पानी, ये और एक और लिख देना, ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी और होती है, कहें तो मानव शरीर। कौन सा? तो आपका शरीर कंडक्टर है क्या? आपका शरीर चालक है। अगर धारा इसमें लगा दो बह जाएगी, बह जाएगी, धारा चली जाएगी। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तुम्हारी बॉडी में, इसका मतलब। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि मैं बताओ सबसे अच्छा चालक कौन सा है? वेरी गुड, सबसे अच्छा चालक लिख देना, सबसे अच्छा चालक इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक Ag होता है सिल्वर, कहें तो चांदी कहते हैं इसको, और चांदी को Ag से डिनोट करते हैं। अगर आपका Ag ऑप्शन में ना हो तो आप कह देना सर कॉपर, और ऑप्शन मार देंगे। अगर हमारा Ag ऑप्शन में नहीं हुआ तो हम कह देंगे कॉपर। कॉपर का सिंबल होता है Cu। तो हम ये कह देंगे अगर हमारा Ag ऑप्शन में नहीं हुआ तो कॉपर लगा देंगे। देखो जो हमारे जो वायर होते हैं ना, उन वायर में अगर हम चांदी को लगा दिया जाए तो चांदी से कॉस्टली हो जाएंगे वो वाले वायर, इसलिए हम लोग कॉपर को लगा देते हैं। कॉपर के वायर होते हैं, कॉपर, हाँ चुरा लेंगे ऐसा भी डर रहता है, ऐसे अगर सिल्वर के वायर होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो, मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? मोस्ट मैलिएबल मेटल, मोस्ट मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब समझ रहे हो क्या है? मैलिएबल मेटल का मतलब ये होता है सबसे आघात वर्धनीय धातु। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय, जिसको पीट पीट के पतली से पतली लेयर बनाई जा सकती है, तो उसका आंसर होगा GOLD, गोल्ड मीन्स सोना। वेरी गुड, ये याद रखना। और इसका सिंबल होता है ऑरम, AU। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देना कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी होती है? मोस्ट डक्टाइल अभी लिख रहे हैं, मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल मैंने कहा सबसे तन्यता वाली धातु, कि सबसे ज़्यादा तन्य मतलब लंबे लंबे तार खींचे जा, पतले से पतले तार खींचे जा सके, वो वाली धातु कौन सी होती है? तो इसका भी आंसर कर देना गोल्ड मीन्स
सोना। सोना के जितने पतले तार बनाए जा सकते हैं इतने और किसी के नहीं बनाए जा सकते हैं। आप कहें तो अगर आप लोहे को खींचेंगे लोहा टूट जाएगा, अगर आप सोने के पतले पतले वायर खींचेंगे तो बहुत लंबा वायर खींच जाएगा अगर हमारा सोना प्योर है तो। अच्छा, मैंने कहा कि जो हमारा सबसे ज़्यादा आघातवादिनी पतली पतली लेयर बनाई जा सकती है, आघातवादिनी मतलब मैलिएबल पतली सी पतली लेयर बन सकती है, वो किसकी? गोल्ड की, और लंबा से लंबा खींचा जा सकता है तो गोल्ड हो। अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन सा, गुड कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सबसे अच्छा हो, तो हमारा आंसर होगा सिल्वर यानी Ag, या फिर ऑप्शन ना हो तो कॉपर लगा देना। वैसे सबसे पहले चांदी ही आता है ऑप्शन में। अच्छा, और आगे चलो, अगला आगे लिखना मोस्ट डक्टाइल तो लिख लिया आपने। देखिए वह धातुएं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। आगे बढ़ जाएं क्या? इसको उतार नहीं पाया तो हम अगली स्लाइड पे लगा देते हैं इसको। ऊपर वाला तो लिख लिया होगा, इतना हटा देते हैं। लिखना पारा और सीजियम, गैलियम, मरकरी, मरकरी को कहते हैं Ag, सॉरी Hg होता है पारा, Ag तो हमारी सिल्वर होती है। मरकरी यानी पारा कहें, पारा, सीजियम और गैलियम। पारा, सीजियम और गैलियम वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर, वह धातुएं हैं, वह धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती हैं। कैसी अवस्था में? तरल अवस्था में पाई जाती हैं। भाई साहब इस वाले को हाईलाइट कर देना, ये पारा को कर देना और एक सीजियम को और एक गैलियम को। आपको पता होगा शायद पारा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब -39 डिग्री जहाँ पे ठंड पड़ती है ना तब अपने माइनस नहीं पहुँचता टेम्परेचर, तभी 1 और 2 पहुँच जाता है, बहुत ठंड पड़ जाती है। अगर -39 पहुँच जाए ना तब भी हमारा पारा जो पारा होता है लिक्विड स्टेट में रहेगा। और अगर पारा ऑप्शन में ना हो तो आंसर सीजियम होगा। सीजियम की लगभग -28 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ये भी हमारा एक सीजियम, गैलियम, ये भी धातुएँ हैं, समझ पा रहे हो? अच्छा, और आगे आ जाओ, एक ये वाले स्टार करके पॉइंट लिखना जो आप लिख रहे हो, ये स्टार एक लगा देना, अगला स्टार लगाओ। अगला पॉइंट लिखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? नहीं, कौन सी अधातु पूछी थी, वो कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। अधातु पूछी तो ब्रोमीन आंसर होगा, वेरी गुड, उसका आंसर ब्रोमीन था। ये आपका जो बिहार की टीआरई की परीक्षा हुई थी हाल ही में, उसमें क्वेश्चन आया था, उसने धातु का तो नहीं पूछा, धातु पता होता तो सीधा पारा मार देते, और उसमें इंतफाक से पहले ही ऑप्शन पारा था, पारा देख के मार दोगे भाई साहब, लेकिन पूछ लिया अधातु, अधातु आंसर ब्रोमीन होगा। लिखना ब्रोमीन वह अधातु है, ब्रोमीन ऐसी धातु है, ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु, अधातु जरूर लिखना इंग्लिश में, नॉन मेटल, ऐसी एक नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर, कमरे के टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था में पाई जाती है। सही है, ये पॉइंट स्टार करके नोट करते रहना। आगे आ जाओ, अब आप हेडिंग डालिए इंसुलेटर, नीचे वाला मिटा दें, इंसुलेटर हेडिंग डालिए। इंसुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, कुचालक, इंसुलेटर, कुचालक की बात करेंगे। अच्छा, कुचालक की वो वाली पुरानी परिभाषा तो भूल ही जाओ, जिसमें धारा का फ्लो ना हो उसको कुचालक कहते हैं। मैंने कहा थी बहुत पुरानी रटी रटाई परिभाषा है। अगर आपका क्वेश्चन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अवस्था में आ गया ना, इसके टर्म में पूछ लिया गया, तो पता होना चाहिए कैसे परिभाषा बनाएंगे। लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है।
इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब उसमें बिलियंस अरबों खरबों में थे सुचालक में, और इसमें भाई साहब जीरो है, इसमें शून्य है। और फॉर एग्जाम्पल लिख देना ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, फॉर एग्जाम्पल सूखी लकड़ी, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे प्लास्टिक हो गई है, प्लास्टिक के अलावा रबर हो गया है, डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड होता है हीरा, डायमंड जो हीरा होता है ना, ये वाला कुचालक बनेगा, ध्यान रखना। ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हीरा देख के ऐसे कहते ना सुचालक है, हीरा कुचालक है। और सूखी लकड़ी तो लगा ही दोगे, और प्लास्टिक, रबर, तुमने देखा नहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा होता है, ग्लव्स पहन लेते रबर के, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए पहन लेते वो। अच्छा, एक और हेडिंग लगाइए, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। इसको कहते हैं अर्धचालक। मैंने कहा देखो वो पुरानी परिभाषाएं दोबारा से बोलेंगे कि जिसमें दोनों के गुण हों उसको अर्धचालक कहते हैं, इसमें धारा का प्रभाव हो जाए सुचालक। देखो इसके टर्म में बात करिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में होती है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में हो उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल बोल देना सिलिकॉन और जर्मेनियम, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपने सुना होगा कि सिलिकॉन वैली, शायद सुना हो, इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? जैसे आप कहेंगे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, आरपीएफ क्या जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये साइंस वाले सभी में आ जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन बनता है ये अर्धचालक कौन सा है, ये हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम कॉमन क्वेश्चन रहता है, ये सभी को पता भी होता है ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम बता रहे थे, सिलिकॉन वैली कहते हैं हम कर्नाटका को, कर्नाटक बेंगलुरु कहते हैं, क्योंकि बेंगलुरु हमारा आईटी हब है, उस साइड आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, उसमें यूज होता है इसका। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना उसके अंदर सेमीकंडक्टर लगाए जाते हैं, और सेमीकंडक्टर्स तो हमारा होता है वो कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसलिए हमारा जो बेंगलुरु है इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं और वहाँ पर यूज होता है सेमीकंडक्टर का। जैसे वैसे हमारा सिलिकॉन वैली है ना, वो हमारा कौन सा है, बेंगलुरु। अच्छा, और आगे आ जाओ। अगले फिर आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, देखें आप क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये वाला लिख लो, आप नोट करिए जल्दी से। हाँ, और एक चीज़ देखिए, जो हमारा कंडक्टर था उस चालक वाले में इतना ही तो बड़ा, जिसमें बिलियंस अरबों खरबों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों उसको चालक कहते हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन 0, तो वही सब कुछ चालक हो जाएंगे। इसके उदाहरण विशेषकर याद रखना, जैसे हमारा डायमंड को विशेषकर याद रखना, ध्यान नहीं रहता है, डायमंड को कोई चालक में लग जाता है। और एक उदाहरण हमारे उधर थे, हमारे ये वाले मरकरी, सीजियम और गैलियम वो धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, और ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है, अधातु है, जो भी कमरे के तापमान पे हमारी तरल अवस्था में पाई जाती है। कुछ क्वेश्चन ये वाले भी थे हमारे इंपॉर्टेंट थे कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु, तार पतले पतले किसके बनाए जा सकते हैं सबसे ज़्यादा, तो हमारे गोल्ड के। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय, कहने का मतलब मोस्ट मेलिएबल मेटल, मतलब पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है, तो उसका भी आंसर गोल्ड है। और सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा है, तो हमारा चांदी, चांदी ना हो तो फिर कॉपर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो एक सेकंड दीजिए, फिजिक्स खोल लेते हैं हम एक बार। फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या आप कर पाते हैं, देखें। सॉरी,
करिए भाई इस वाले क्वेश्चन को ट्राई। क्या है ये? एक धातु में इन अ मेटल, अब मेटल जैसे ही आया आपके दिमाग में आना चाहिए, मेटल तो सर कंडक्टर होती है, कहते तो सुचालक होती है। पहला ऑप्शन रहेगा एक धातु में सभी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, या सभी इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु से बंधे होते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने कहा एक धातु में मैंने कहा जो आपको एटम पढ़ाया था, जो अभी फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे थे, उसमें ये बताया था कि जो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है ना। जो बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन होता है वही मुक्त इलेक्ट्रॉन बन पाता है। मैंने कहा सभी इलेक्ट्रॉन तो नहीं बनते। मैंने कहा ये वाला आपका नाभिक था, इसकी कक्षाएं थी, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, बाहरी कक्षा वाला। और तो हमारी कक्षा हमारी कैसी होती है, पूल होती है ना, वो वाले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। तो अगर हम ये वाला ऑप्शन लगे बी वाला और सी वाला, तो प्योर गलत है। अब बचता है ए और डी वाला। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र है क्या? ये सब इलेक्ट्रॉन गति करने के स्वतंत्र कहाँ होते हैं? बाहरी कक्षा वाला होता है। केमिस्ट्री में इसको आपने और डिटेल में पढ़ा होगा। जो बाहरी वाले जो हमारा अष्टक पूरा हो जाता है, वो वाले तो फिर बंधे रहते हैं। जो बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको एनर्जी देने में वही बाहर निकलते हैं। तो इसका आंसर ये वाला गलत है कि मतलब एक धातु में सभी इलेक्ट्रॉन गति करने के स्वतंत्र है, नहीं, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं। इसका आंसर डी वाला होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और ये वाला पेपर में आता तो बहुत से लोग गलत करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थात बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। थोड़ा सा कल का पूछ लेते हैं, कल वाले क्वेश्चन कर पाते हैं आप? करना मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए। ये वाला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बता दो कोई। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब पूछ रहा है निकटतम, तो मैंने कहा लगभग 10⁻⁻27 ही होगा, बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि आप बता पाएंगे, देखना एक बार। इस वाले क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर रहे हैं, और मैं पता क्या कर रहे हैं, इसके ऑप्शन हटा दें। पहली बात तो हम ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं, हम ये वाला हटा दो, ठीक है, और मैं इस वाले को हटा देते हैं, और इसके साथ ही में एक चीज़ और हटा देंगे, इसमें से प्रोटॉन को हटा देंगे। यहाँ पर प्रोटॉन को हटा देंगे। अगर प्रोटॉन की जगह पे हम थोड़ा सा करेक्शन करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दें, अगर इलेक्ट्रॉन लिख दें, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के निकटतम होगा? पहला ऑप्शन 10⁻⁻29 किलोग्राम, 10⁻⁻30 किलोग्राम, 10⁻⁻31 किलोग्राम, 10⁻⁻32 किलोग्राम। कौन सा होगा? तो आपसे पूछा है कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके नियरेस्ट होगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, यही होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन पता है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन तो भी बताया था 1.672, ये 1.675 होता है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, -27 किलोग्राम होता है। अच्छा, एक चीज़ और पता होगी आपको, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है नियरेस्ट, और नियरेस्ट की बात करोगे तुमने कहा 10⁻31, ये भी तो आपका लगभग 10 है। ये 10 करोगे तो हमारा आएगा 10⁻1 गुणे 10⁻⁻31, 10⁻ कितना आएगा नियरेस्ट? 10⁻30 वाला विकल्प होगा। कौन सा वाला? बी वाला आंसर होगा। ये पता क्वेश्चन आ तो रहे होते हैं, जैसे तुम्हें वैल्यू भी याद है, और जल्दबाजी में क्वेश्चन मार गए, और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे बोले 9.1 10⁻31, और 31 देखते ही मार दिया तुमने। हाँ, 31 ऑप्शन जरूर होगा वहाँ पे, तो थोड़ा समझ के चलना भाई साहब। यहाँ पर तो 1 था, इसलिए मैंने 1 को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नियरेस्ट वैल्यू है 10⁻27 पिछले क्वेश्चन में, मैंने वही प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन कर दिया। तब ऐसा मत करना -31 कर दो, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
9.1 होता है, 10 के करीब मान लो इसको, सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आओगे मेरे भाई तो आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिसिटी। इसको कहते हैं वैद्युतिकी। अच्छा, वैद्युतिकी आपने अभी तक पढ़ा होगा जरूर कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी बेटा जो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। दोनों को लिखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहें तो इसको कहते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरी लिखना डायनेमिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको कहते हैं करंट में डायनामिक होती है गतिक, शायद गतिक इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी। अब आपको समझ के चलना है, जैसे जैसे हम बताते जाएं इसको समझ के चलना मेरे भाई। इसको दो पार्ट में मैंने बांट दिया। अब स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानिए भाई साहब, किसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो मैंने कहा चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, जो हमारा मान लिया इलेक्ट्रॉन है ना वो रेस्ट में है, तो उसको कहते हैं हम स्थिर वैद्युतिक। ये वाली ब्रांचें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, दो ब्रांचें, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो स्टैटिक वाले में इलेक्ट्रॉन खड़ा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, विरामावस्था में रहेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। तो इसके नीचे लिख देना, स्थिर वैद्युतिकी के नीचे लिखना चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। कहने का मतलब आवेश विराम अवस्था में है। समझ रहे, हिंदी में लिखें क्या, आवेश विराम अवस्था में, आवेश विराम अवस्था में है। और उस साइड क्या लिखोगे, चार्ज पार्टिकल इन मोशन, कहे तो हमारा आवेश है ना वो गति कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इन मोशन। आवेश गति कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा फ्री वाला है, अगर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना शुरू कर दें तो ये बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप इलेक्ट्रॉन है वो फ्री वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से बंधा हुआ नहीं है, सही है। जो बंधा हुआ नहीं है वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वही तो धारा बनाता है। मैंने कहा जो एक हमने स्थिर वैद्युतिकी लिखा है और एक मैंने धारा वैद्युतिकी लिखा है। जो स्थिर वाले में है वो आपका इलेक्ट्रॉन भाग नहीं रहा है, खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, रेस्ट है। अच्छा, जो रेस्ट वाला है, ये रेस्ट वाला क्या करेगा, तो ये रेस्ट वाला मेरे भाई ये वाला यह कण केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके नीचे लिख देना, यह है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे कूलाम के नियम में जो आप पढ़ते हो ना, वो उसमें दोनों चार्ज को रेस्ट में रखा जाता है, वो चार्ज चल नहीं रहा होता है, वो चार्ज खड़ा होता है, जैसे आपने कूलाम के नियम पढ़े होंगे। और इस वाले में लिखना, अगर कोई जैसे इस साइड मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक बार ध्यान देना सभी लोग, कि मैंने कहा इसमें आपका स्टैटिक है और इसमें आपका करंट है। मैंने कहा इसमें आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और इसमें आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में। अच्छा, गति दो प्रकार की हो सकती है, या तो एक कांस्टेंट स्पीड से, एक समान गति से चल रहा हो इलेक्ट्रॉन। अगर समान गति से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन समान गति से चल रहा है तो भाई साहब फिर वहाँ पे होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है यही इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन समान गति से चले, अगर ये इलेक्ट्रॉन समान गति से चले तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर ये त्वरित होके चले, त्वरित का मतलब मेरे हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती जाए तब भी तो गति में होगा। अगर बढ़ती जाएगी तो ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है, वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करता है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है
तो फिर वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको समझ में आई कुछ बात? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाले में लिख लेना पहला पॉइंट लिखना है इसमें, जब कांस्टेंट स्पीड से चले, जब चार्ज पार्टिकल आवेशित कण नियत वेग से चले तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और दूसरा पॉइंट लिखना, यह जब आवेशित कण त्वरित गति से चले, त्वरित का मतलब एक्सीलरेट हो जाए, मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है, त्वरित गति से चले तो मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, तो मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक, कहें तो चुंबकीय और वैद्युत, दोनों उत्पन्न होते हैं। समझ में आया क्या आपको? अगर हमारा चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन में है तो वो डिपेंड करेगा, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेग से चल रहा है तो फिर करेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। अगर ये त्वरित होकर चल रहा है तो फिर भाई साहब ये चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। ये हमारी थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें होती हैं, क्वेश्चन आ जाता है तो हो भी जाता है सही, अगर नहीं पता होता तो गलत ही होता है। ये बड़ी सिंपल सी बातें, 2-3 बातें हैं। देखो इस वाले में अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट तो भाई साहब कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहें तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब यही चार्ज पार्टिकल गति कर रहा होगा तब आप पूछना गति कौन सी कर रहा है, भाई साहब कांस्टेंट स्पीड है या फिर भाई साहब बढ़ या घट रही है स्पीड। और जो स्पीड बढ़ती है घटती है उसी को त्वरित गति कहते हैं। मैंने कहा अगर त्वरित गति है तो मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक दोनों, अगर केवल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो भाई साहब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, कहें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस बात को नोट कर लो। अगले पॉइंट पे आ जाऊं, आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिख लिया होगा? नहीं लिख पाया? लिखो, तब तक हम अगली स्लाइड पे चल रहे हैं। हमने हेडिंग डलवाई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में कहते बेटा इसको वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव एवं वैद्युत, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग और हम लिखा रहे अभी। चलो, मैंने कहा अगर हम बात करें आगे सही नहीं लिखा है क्या? सही तो लिखा है। अगर हेडिंग लगा ली है तो हम आपको कुछ समझाने जा रहे हैं।
एक रफ वर्क टाइप से लिखेंगे। ये वाला नीचे वाला मिटा दें, बताओ उतार लिया। चलो आगे बेटा अगर हम बात करें इस वाले में तो आप ये कहेंगे कि वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर को आप ऐसे समझिए। मैंने कहा कि ये वाला कोई पिंड का द्रव्यमान m था और ये वाला यहाँ पर रखा हुआ था, इसको उठा के h ऊंचाई से मैंने उठा के इसको यहाँ पर रखा दिया जाके, तो मैंने कहा इसमें किया गया कार्य कितना होता है। मैंने कहा किसी पिंड को उठा के h ऊंचाई पे ऊपर रख दिया, तो आप कहेंगे W बराबर जो कार्य करना पड़ता है वो कितना होता है, mgh कार्य करना पड़ता है। जो आपको mgh कार्य करना पड़ा, किसी पिंड को उठा के ऊपर तक ले जाने में फोर्स तो लगाया होगा आपने। अच्छा, आपको कार्य करना पड़ा mgh, जो mgh काम करना पड़ा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है यहाँ पर U बराबर mgh। अच्छा, वैसे ही यहाँ पर समझिए, मैंने कहा मान लिया कुछ चार्ज पार्टिकल पड़े हुए हैं ऐसे करके, चार्ज पार्टिकल ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल पड़े हुए हैं, और इस चार्ज पार्टिकल के बीच में मैंने कहा ये कोई पॉइंट A है और ये वाला कोई पॉइंट V है, ये वाला कोई पॉइंट A है और ये वाला कोई पॉइंट V है। मैंने कहा मान लिया यहाँ पर B ले लेते हैं और यहाँ पर A, और A नाम के पॉइंट पर कोई चार्ज है वो प्लस Q ले लिया मैंने। कितना ले लिया, प्लस Q चार्ज ले लिया। इस वाले Q चार्ज को उठा के हम ले जाएंगे B वाले पॉइंट पे, है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपके पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं आकर्षित करेंगे। तो मैंने कहा कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे। जब Q चार्ज को उठा के B पॉइंट तक ले जाएंगे तो कुछ को तो आकर्षित करेगा, किसी को प्रतिकर्षित, तो आपको बल लगाना पड़ेगा। इस चार्ज को A पॉइंट से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा ना, जो A से लेकर B तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। इसकी परिभाषा लिखिए और क्लियर कर देंगे। अभी परिभाषा जैसे जैसे लिखेंगे आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। देखना, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। मैंने कहा एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ये वाला रफ वर्क है, ये वाला मत बनाना, उधर वाला वो वाले से कोई मतलब नहीं है, आपका ताल्लुकात इससे है सिर्फ। मैंने कहा एक धनात्मक परीक्षण आवेश मतलब टेस्टिंग चार्ज है, ये मतलब टेस्ट कर रहे हैं इससे। मैंने कहा इस वाले चार्ज को A पॉइंट से B तक ले जाने में, मैंने वही लिखा एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। वह उन दोनों बिंदुओं के बीच, वह उन दोनों बिंदुओं के बीच, वह उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। कहने का मतलब विभवांतर, विभव तो हम कुछ और समझते थे पहले। ये विभव तो मतलब है किसी चार्ज को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख दिया जाके, जो आपको कार्य करना पड़ा वही उन दोनों के बीच, बिंदुओं के बीच विभवांतर हो गया। अभी तो आपको मात्रक नहीं पढ़ाया, मात्रक भी पढ़ाएंगे अभी। अच्छा, मात्रक पढ़ाने से पहले अगर हम आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लें कि आपको Q चार्ज बेटा ले जाना पड़ा, कितना ले जाना पड़ा, आपको Q चार्ज ले जाना पड़ा, और अगर आप Q चार्ज ले जा रहे हो तो आपको कार्य कितना करना पड़ रहा, W। मैंने लिखाया क्या, एकांक धनात्मक आवेश। मैंने कहा इसका मान 1 मान लो। मैंने कहा एकांक अगर यहाँ पर 1 मानोगे तो आंसर हो जाएगा W अपॉन, यही तो विभवांतर होगा।
मैंने कहा एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपको कार्य करना पड़ता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। मैंने कहा Q चार्ज को ले गए तो आपको W कार्य करना पड़ा। मैंने कहा एकांक आवेश की बात करोगे, इसका मान 1 करोगे तो Q नीचे चला जाएगा। तो मैंने कहा यही तो आपका डेल्टा B है कि यही तो विभवांतर है, V बराबर W/Q। और आपको दूसरे टर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VV, इसको लिख सकते हैं VV माइनस का VA बराबर W/Q। और इन दोनों फार्मूलों को एक बॉक्स में बंद कर लेना मेरे भाई। चाहते तो हम आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा सकते थे V बराबर W/Q, लेकिन आपको समझ नहीं आता फिर। मैंने कहा Q चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए तो आपको W कार्य करना पड़ा। मैंने कहा एकांक धनात्मक आवेश की बात करा तो 1, तो मैंने कहा Q चला जाएगा नीचे। मैंने कहा एकांक धनात्मक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है ना, वही विभवांतर है। मैंने कहा ये विभवांतर तो डेल्टा B यही है। डेल्टा B का मतलब है VV माइनस VA, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। सही है, ये माइनस लगा हुआ बीच में, VV माइनस VA बराबर W/Q। अगर आपसे ऐसा यूनिट बेटा पूछ ली जाए, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आप कहना इसकी ऐसा यूनिट होती है ना, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अच्छा, इसकी एक यूनिट और हो जाएगी फिर तो आप कहेंगे सर जी इसका होता है जूल और इसका होता है कूलाम। आगे पढ़ाएंगे आपको। ये Q का मात्रक कूलाम होता है, जो चार्ज होता है ना इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम हो गया। कहने का मतलब हमारा विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम हो गया है। अच्छा, ये वाली बात अगर समझ में आ गई है तो आप ये नहीं कह सकते हो 1 वोल्ट बराबर, ये अगर हमारा वोल्ट मान लें 1 वोल्ट बराबर 1 W का मात्रक जूल प्रति CU। कूलाम की स्पेलिंग देख लेना, सही है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, यही हो जाएगा ना। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। और ये मैंने बेटा क्यों ऐसा लिखाया है, क्योंकि आगे चल के आपको बीमा की ज़रूरत पड़ेगी, बीमा में ये काम आएगा। अच्छा, अब तुम हेडिंग डाल दो विभव, वैद्युत विभव शायद हेडिंग पड़ी हुई है ऊपर ही। तो आपने जो परिभाषा लिखी है बेटा वो विभवांतर की लिख ली है, ये आपको बीच में हाईलाइट कर देना। इसको विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच अगर एक किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर होगा। मैंने कहा अभी वैद्युत विभव तो लिखा ही नहीं है, वैद्युत विभव अगले पेज पे लिखने वाले, इसको उतार लो। लिखिए, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को लिखो, एक परिभाषा पूरी कर लो। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से, हाँ, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। और इसको इन्वर्टेड कोमा में क्लोज जरूर कर लोगे, लेकिन परिभाषा आपकी किसकी है, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखा दी मैंने। वैद्युत विभवांतर की तो पहले लिखा चुके हैं। अच्छा, वैद्युत विभव की थोड़ी कम समझ में आएगी परिभाषा, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो आप ये कहोगे, अभी आपने कहा है कि अगर हम ये कहें कि इसमें एक पॉइंट को 0 मार लें, मैंने कहा कि जो आप ऐसे करके चार्ज ले रहे थे, मैंने कहा एक पॉइंट को 0 मान लें, जैसे आपने BV माइनस का VA लिखा है और बराबर लिखा है W/Q। जो अनंत से लोगे वो हमें पता ही नहीं है बिंदु, एक पॉइंट को मान लिया VA बराबर कर दो 0, तो आपका VV हो जाएगा W/Q।
तब भी आपका मात्रक वगैरह सब वही सेम रहेंगे जो आपके विभवांतर के थे। एक चीज़ आप समझ के चलना कि मैंने कहा इस वाले में क्या होता है कि इस वाले में जैसे मान लिया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये वाला कोई पॉइंट V है और ये वाला कोई पॉइंट A है, और प्लस Q चार्ज को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, समझ के चलना दोबारा से परिभाषा को, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य डेल्टा V बराबर W/Q होता है। यही तो लिखा है, ये था बेटा विभवांतर, और इसका या करके मैंने लिखा था BV माइनस का VA बराबर W/Q, यही तो लिखा था। अगर बेटा हम ये कहें कि इसमें वैद्युत क्षेत्र मान लिया ये वाला है, और मान लिया कि पॉइंट मान लिया मैंने, पॉइंट मान लिया ये B पॉइंट मान लिया, और जो जहां से आप चार्ज को ला रहे हो मैंने कहा वो वाला पॉइंट है ना बेटा, वो वाला पॉइंट अनंत है। कहाँ से ला रहे हो? अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो, पॉजिटिव धनात्मक आवेश को B पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, ये हमारा BV निकल रहा था। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा W/Q, ये वैद्युत विभव था, ये विभवांतर था। इसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता होते हैं, जबकि विभव में आपका जिस बिंदु से लाया जाता है वो वाला बिंदु अनंत पे होता है। मैंने ये लिखा है कि जो प्रारंभिक बिंदु है वो अनंत से, शायद परिभाषा में लिखा है, एक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अच्छा, वैद्युत विभव शायद आपको समझ में आया होगा, तो एक चीज़ और लिखी है, ये बिल्कुल ये वाला हमारा वैद्युत विभवांतर है, ये वैद्युत विभव है। ये वैद्युत विभव वाले में क्या होता है, अनंत से किसी चार्ज को ला रहे हैं, और इसमें A बिंदु से B तक ले जा रहे हैं, इसमें अनंत से ला रहे हैं। अगर अनंत से लाएंगे तो अनंत से लाने पर B पॉइंट पर जो आवेश होगा वो विभवांतर होगा, वो सॉरी विभव होगा, वो विभव होगा W/Q। और ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा जो पॉइंट लिखोगे ना, ये B पॉइंट दिया तो यहाँ पे B आएगा, अगर हम P लिखते बिंदु तो यहाँ पर P आता, VP बराबर W/Q। यहाँ पर B पॉइंट लिया मैंने, लिखा है देखो क्या, तो उस बिंदु पर लिखा है मैंने, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अगर कहीं इन्फिनिट से अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे और इस पॉइंट तक लगा रहे तो उस पॉइंट पर वैद्युत विभव होगा, यानी VV होगा। और इस वाले में क्या लिखा, मैंने कहा यहाँ से ये ला रहे तो BV माइनस का VA किया मैंने, और वहाँ पे ये वाला और 0 है उधर वाला, समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें एक हेडिंग डालना, वैद्युत विभव और विभवांतर की विमा, बस लास्ट। ऊपर वाला हटा दें, लिख देना वैद्युत विभव और विभवांतर की विमा। वैद्युत विभव और विभवांतर की विमा शायद सभी बच्चे निकाल सकते हैं, अब तो विमा में ऐसा लगता है। इस वाले में कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, ऐसा यूनिट होती है बेटा वोल्ट, लेकिन इसकी एक यूनिट और होती है जो आपको पता है, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक वोल्ट बराबर मैंने लिखा है 1 जूल प्रति कूलाम। अच्छा, यहाँ से आपको कूलाम की शायद दिक्कत आ सकती है, जो कूलाम होता है Q बराबर IT होता है, आगे पढ़ाएंगे चल के कूलाम, अभी बता देंगे हम। मैंने कहा इस जूल की विमा बता दो, इस जूल की विमा होती है mL² T की घात -2, और जो कूलाम है ना ये Q बराबर IT होता है बेटा, जो हमारा चार्ज होता है Q बराबर वैद्युत धारा गुणे समय होता है। तो इस I वैद्युत धारा की विमा, करंट की विमा क्या बताई थी, मैंने कहा A होती है, और समय की विमा क्या होती है, T होती है। तो ये हो जाएगा mL² T की घात -3 और A की घात -1। जब आपको मैकेनिक्स ख़त्म कर रहे थे वहाँ पे मैंने विमाएँ कराई थी, मैंने छोड़ दी थी ये वाली, मैंने कहा था ये जैसे जैसे चैप्टर आएगा साथ साथ करते चलेंगे, मैग्नेटिज्म की और इलेक्ट्रिसिटी की विमाएँ साथ साथ। तो इसकी विमा हो जाएगी mL² T की घात -3 और A की घात -1। इतना आपने शायद लिख लिया होगा। अब कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन ऐसे करते हैं, हम कल लगाएंगे, सही है? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और जो हमारे लोग YouTube से जुड़े हुए हैं उस सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करें अगर आपको सही लगता है। थैंक यू।